नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में बताऊंगी। शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, अर्थात लोगों की सोच, अभिवृत्तियां, कार्यकुशलता, व्यवहार, विचार, मूल्यों इत्यादि में परिवर्तन लाना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज टीचिंग और लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि हम लर्निंग अधिगम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लर्निंग के लिए नितांत आवश्यक होता है और लर्निंग कैसे हो सकता है। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं, एक होता है कंडीशनिंग लर्निंग, मतलब शर्तों के द्वारा सीखना। और शर्तों के द्वारा सीखने के अंतर्गत भी दो चीजें आती हैं, एक होता है उच्च कोटि का अधिगम और दूसरा होता है वाद्य से संबंधित अधिगम। दूसरा होता है वर्बल अधिगम, वर्बल लर्निंग। थर्ड है मोटर लर्निंग। फोर्थ है परसेप्चुअल लर्निंग। फिफ्थ है एटीट्यूड लर्निंग और सिक्स्थ है प्रॉब्लम लर्निंग। ठीक, अब ये देखोगे कि कंडीशनल लर्निंग का मतलब क्या हुआ, शर्त। जैसे किसी बच्चे को अगर आप कहते हो, आप अगर फर्स्ट डिवीजन पास करोगे तो हम आपको एक अच्छी सी साइकिल दिलवाएंगे, अगर आप टॉप करोगे तो हम अच्छी सी स्कूटी दिलवाएंगे। तो ये कौन सी लर्निंग हुई, कंडीशनिंग लर्निंग हुई। मतलब आप यहाँ आपने शर्त रख दिया। दूसरा लर्निंग है वर्बल लर्निंग, मतलब मौखिक अधिगम। जैसे आप बोल करके सीखते हो, उच्चारण सीखते हो, ग्रामर सीखते हो, ये वर्बल लर्निंग कहलाती है। तीसरा लर्निंग है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग से समझते हो, जो आपके गत्यात्मक अधिगम है, जैसे साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, कार चलाना, लिखना, पेंटिंग करना, ये सब किससे संबंधित है, ये सब मोटर लर्निंग से संबंधित है। थर्ड है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग मतलब दृष्टिगत करते हुए या प्रत्यक्ष अधिगम। नेक्स्ट है एटीट्यूड लर्निंग, आपकी अभिवृत्तियां कैसी है उस आधार पर जो लर्निंग होता है एटीट्यूड लर्निंग कहलाती है। और लास्ट में है आपका समस्यात्मक प्रॉब्लम लर्निंग। अब हम देखते हैं सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये पहली जो विधि है, ये लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, मतलब प्रयास तथा त्रुटि द्वारा सीखना। प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने से मतलब है कि व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और तभी वह नई नई चीजों के बारे में सोच सीखता है, क्योंकि सीखने की क्रिया जो होती है एकाएक नहीं होती और कोई व्यक्ति धीरे धीरे ही किसी चीजों को सीखता है। सीखने के क्रम में उसे भूल भी होती है, गलतियां भी होती है और उसमें फिर सुधार भी होता है। यह क्रिया मुख्य रूप से आप देखोगे, जब हमारे पास कम अकल है तो बार बार हम कोशिश करते हैं और बार बार भूलते हैं। और यह क्रिया न केवल मानव में बल्कि पशुओं में भी देखने को मिलती है। आप ट्रायल एंड एरर में देखते हो, जैसे बच्चे भी लिखते हैं, गलतियां होती है, लिखते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार लिखते हैं, मिटाते हैं, तो ट्रायल एंड एरर कहलाता है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा सीखना। जब हम किसी घटित घटनाओं को या कार्यों को, अथवा आप प्रैक्टिकल क्लास में देखते होंगे कि जब आप किसी चीज को करते हुए देखते हो तो आप सीखते हो।
क्योंकि जब करते हुए देखते हो तो उसका आपका कान भी खुला रहता है, आपकी आंखें भी खुली रहती है, आपका दिमाग भी खुला रहता है। अवलोकन के द्वारा सीखना, जैसे प्रैक्टिकल क्लासेस में मैडम जब आपको सिखाती हैं कि किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगी, कैसे आप स्टिच करेंगी, कैसे आप पेटीकोट का कट करेंगी, तो आप जब देखते हो ध्यान से तब आप सीख लेते हो। और फिर है आपका सूझ द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इनसाइट। सीखने की क्रिया सूझ द्वारा संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के सूझबूझ से नई बातों को सीखता है, वह स्वयं खूब प्रयास करता है। और उस समय इस अधिगम की उस समय ज्यादा आवश्यकता होती है जब व्यक्ति किसी विपत्ति में फंस जाता है, तब उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वह ज्यादा तीव्र गति से काम करने लगती हैं और वह व्यक्ति उस विपरीत गति से, विपरीत कंडीशन से बाहर निकलने का प्रयास करता है। सरल शब्दों में, सूझ उस समय सहायता प्रदान करती है जब लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं आती है। तब सोचता है व्यक्ति कि हम कैसे और किस प्रकार से इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सूझ के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नांकित बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो? पहला है समस्या की विस्तृत और पूर्ण समझ। दूसरा है लर्निंग बाय इमिटेशन, सीखने में गतिशीलता। और तीसरा है ज्ञानात्मक और संवेगात्मक तत्परता। अब हम जो नेक्स्ट लर्निंग के बारे में देखते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल करके सीखना, अनुकरण करके सीखने। बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। जैसे आप बोलते हो बच्चा वैसे ही बोलता है। जिस तरह के आप व्यवहार बालकों के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बालक भी वैसा ही प्रस्तुत करता है। और सीखने की क्रिया में व्यक्ति उन्हीं का अनुकरण करते हैं जो कार्यों को ठीक ढंग से कुशलतापूर्वक संपन्न करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को एक अपना नेता मानते हैं और उसी के आदर्श मानते हैं। और शिक्षार्थी उस शिक्षक को ज्यादा पसंद करता है जो शिक्षक उनके लिए काफी मददगार सिद्ध होते हैं। जो शिक्षक अच्छी तरह से क्लास में पढ़ाते हैं तो बालक उनको ज्यादा ध्यान से देखता है, उनकी बातों को, और फिर वो उन्हीं की तरह वो आगामी व्यवहार करता है। अब देखते हो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या क्या सिद्धांत है? तो लर्निंग की पहला सिद्धांत है अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अनुभूत आवश्यकता मतलब क्या होता है? आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक तो होता है जैसे आप देखते हो आवश्यक आवश्यकता, भूख लगी तो खाना खाना है, प्यास लगी तो पानी पीना है, नींद आई तो सोना है। तो ये कौन सी आवश्यकता है? जो आवश्यक आवश्यकता है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है आपकी आवश्यकता है अनुभूत आवश्यकता, मतलब फेल्ट नीड्स। आपको बताया जाता है कि आपकी ये आवश्यकता है। जैसे आप दाल रोटी खाते हैं तो ये भी बताया जाता है कि आपको फ्रूट खाना भी एक आवश्यकता है। आपको इसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, इसके साथ दलिया भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए। ये अनुभूत आवश्यकता है। और सीखने की क्रिया है अर्थपूर्ण होना चाहिए। इस प्रिंसिपल्स है लर्निंग का, अर्थपूर्ण होना चाहिए। आप बेकार की चीजें क्यों सीखेंगे? वैसी चीजें सीखेंगे जिनसे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा, जिससे आपको फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति को नई नई चीजें क्यों सिखाई जाती हैं? क्योंकि वो चीजें आवश्यक होती हैं। और सीखने का जो क्रिया है अधिक प्रभावशाली ढंग से तब संपन्न होता है जब व्यक्ति के दो या दो से अधिक ज्ञानेंद्रियां एट ए टाइम एक साथ काम करती हैं। जैसे अगर आप बोलने के साथ देखते हो, आंखों पर इसका असर पड़ता है, तो आंख भी खुला है, कान भी खुले हैं, दिमाग भी खुला है और आप जल्दी सीखते हो। रिसर्च से यह ज्ञात हुआ है कि स्वाद से 1%, स्पर्श से 1.5%, घ्राण से 3.5%, श्रवण से 11% और दृष्टि से 83% तक सीखने की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार पढ़ने से 10%, सुनने से 20%, देखने से 30% और देखने सुनने से 50%, वार्तालाप से 70%
और खुद अगर आप कार्य करोगे तो आपको 70% आप सीख सकते हैं। फिर सीखने की जो क्रिया है वो क्रम से होती है और समय पर होती है। अगर आप कुछ समय पर किसी चीज को सिखाते हैं तो वो सीखना नहीं होता है। जैसे जिस समय धान की खेती होती है उसी समय अगर आप कृषक को इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताते हैं तो सीख लेता है। अगर गर्मी के मौसम में जब धान की खेती नहीं है उस समय अगर आप धान के पौधे रोपण के बारे में बताएंगे तो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उस समय नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने का जो क्रम है सीखने वालों की क्षमता के अनुसार निर्भर करता है। मतलब सीखने वाले की क्षमता जिस प्रकार से होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धीमे धीमे सीखते हैं, लेकिन प्रयास के करने पर हर व्यक्ति सीख जाता है। सीखने का क्रम विद्यार्थियों के संवेगों पर निर्भर करता है और उनके संवेग को जागृत करने के लिए सही दिशा निर्देश देना भी नितांत आवश्यक है। अधिगम तभी प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली होता है जब शिक्षार्थी सीखी गई बातों को बार बार दोहराते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं। जितनी बार आप अभ्यास करोगे सीखने की क्रिया उतना ही अच्छी तरह से संपन्न होगी। क्योंकि हम अगर एक बार काम करते हैं भूल जाते हैं, 2 बार काम करते हैं थोड़ा कम भूलते हैं, इसी चीज को अगर रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन तो हमारी दिमाग में जाके छप जाता है। जैसे कोई अगर आपको सो रहे हैं और आपसे पूछता है आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप तुरंत बता देते हैं। नींद में भी आपको पता चल जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, क्योंकि उस चीज को आपने बार बार सुना है, देखा है, बोला है। इसलिए अभ्यास आवश्यक है अधिगम के लिए। अधिगम की क्रिया प्रोत्साहन से बढ़ जाती है। कई लोग क्या करते हैं, क्लास में शिक्षक खास करके जब स्टूडेंट को ये कह देते हैं, विद्यार्थी को ये कह देते हैं, अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, बच्चा सहम जाता है, दूसरे बच्चे हंस जाते हैं और उसके कारण केवल शिक्षक ने इतना ही कहा, यार तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो इस कारण आप देखोगे कि दोबारा उस बालक में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उसको अगर नहीं आता है तो चुप ही रहता है, क्यों, लोग फिर हंसेंगे, फिर टीचर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो अच्छा है कि जब बालक सीखता है तो अगर आप प्रोत्साहन देते हैं तो सीखने की क्रिया बढ़ जाती है। अगर आप उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो सीखने की क्रिया भी घट जाती है। इसके बाद अधिगम की क्रिया उस समय बढ़ जाती है जब शिक्षार्थी को अपने प्रगति के बारे में पता चलते रहता है। मान लो कोई बालक सीखा और उसके रिजल्ट अच्छे आए, कभी 45% आया, फिर 50% आया, फिर 60% आया, 70, तो उसके लग रहा है कि मैंने जो काम किया है वह काम अच्छा है और मैं कर सकता हूँ। और ये भी देखने को मिलता है एक ही क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं, सबके सीखने की जो क्रिया है या गति है या ध्यान है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है और उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, समान नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने सभी व्यक्ति को इंडिविजुअल गुण दिए हैं और क्षमताएं दी हैं। और सीखने की क्रिया तभी प्रभावपूर्ण होती है जब शिक्षार्थी नए चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह सबसे पहले सरल चीजों को सीखे, फिर वो जटिल चीजों को सीखे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों को पहले क्रमबद्ध तरीके से सिखाए। पहले सिंपल, और सिंपल में भी सबसे सिंपलेस्ट, और फिर कॉम्प्लेक्स, और धीरे 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 उन जटिलताओं को बढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्सिटी पर पहुंचना है। शिक्षक कार्य देख करके करें कि शिक्षार्थी को कितना आता है। अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं है और उसे आप आगे सिखाएंगे तो नहीं कर पाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किन कारकों से हमारा अधिगम प्रभावित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले
जो लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक है, उनमें एक पहला कारण है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, अधिगम का उद्देश्य। सीखने का क्या उद्देश्य है? अगर आप उद्देश्य पूर्ण तरीके से सीखते हैं और आपका कोई जीवन में उद्देश्य है, तब तो आप सीखते हैं, अन्यथा क्यों चीज सीखेंगे? दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य होता है तब हम सीख लेते हैं। तो शिक्षार्थी ये जानना चाहता है कि वह चीजों को क्यों सीख रहा है और उसको सीखने से उसे क्या लाभ मिलेंगे। तब जब उसको पता चलेगा कि इनको इस चीज को सीखने से उसके लाभ मिलेंगे, तभी वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता। पूर्व में मैंने बताया अधिगम की हर एक व्यक्ति की लर्न करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे आप क्लासरूम में भी देखते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा देर से सीखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर के बाद सीखते हैं। तो हर व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं सीखने की, वो भिन्न भिन्न होती हैं। एक जैसी क्षमताएं किसी में भी देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर से मतलब होता है किसी भी कार्य की सफलता, कार्य करने वाले की अभिवृद्धि, उसकी इच्छा और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति में कार्य के प्रति निष्ठा और विश्वास होगा, तब वह उन चीजों को उतना ही जल्दी सीख लेगा, अन्यथा वह नई क्रियाओं को बार बार दोहराने के बावजूद भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी आकांक्षा का जो स्तर है, उस जो एस्पिरेशन है, वो जो चाहता है, उसका स्तर भी उसका ऊंचा होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा, अन्यथा वह नई चीजों को नहीं सीख पाएगा। आप देखते होंगे, आपका अगर घर में दादी नानी है और उनको अगर आप कुछ कहें दादी ये सीख लो, दादी कहती मेरा बेटा उम्र निकल गया, अब सीख करके हम क्या करेंगे। तो उनकी चूंकि लेवल ऑफ एस्पिरेशन नहीं है, इसलिए नहीं सीख पाते हैं। और वर्तमान में आप देखो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी मोबाइल खटाखट चला लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, और जबकि बड़े लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें लेवल ऑफ एस्पिरेशन भी कम है। नेक्स्ट आता है फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक वातावरण भी अधिगम की क्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे मान लो बहुत ठंड लग रहा है, क्लासरूम में बच्चे आ रहे हैं, इतनी ठंड है कि वो हाथ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उस समय आप कहेंगे बच्चे कॉपी निकालिए, आप प्रश्नों को लिखिए, तो इतनी ठंड में उनके हाथ पैर सिकुड़ते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। इसी प्रकार से अगर बहुत गर्मी है, फिजिकल फैसिलिटीज में सुखद वातावरण नहीं है, उस गर्मी में अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे, तो बच्चे के दिमाग तो गर्मी से निजात पाने में लगा रहता है, वह कॉपी को ही पंखा बना करके झलने लगता है। तो फिजिकल फैसिलिटीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भौतिक वातावरण बहुत सुखद होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। जितना अधिक फिजिकल फैसिलिटीज आपका अच्छा होगा, लर्नर लर्निंग की प्रक्रिया उतना आसान हो जाएगी। लर्नर फिजिकल फैसिलिटीज में आराम से सीख लेंगे। मान लो बहुत गर्मी है और आपके कक्ष में एसी लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ है, आरामदायक कमरा है, तो बालक का दिमाग गर्मी की तरफ नहीं जाएगा और वो आराम से जो आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में वो सीख लेगा। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की समझ। लर्नर कौन? जिसको आप सिखा रहे हो वो लर्नर है, उसकी कितनी समझ है, इस बात पर लर्निंग डिपेंड करता है। यदि शिक्षार्थी यह समझ लेता है कि वह नई बातों को क्यों सीखता है, उससे उसको क्या लाभ होंगे, तब वह उन चीजों को जल्दी से सीख लेता है। किंतु यदि उसे यही ज्ञात नहीं है कि आखिरकार वह सीखना क्यों चाहता है, क्यों सीख करके उसके क्या भविष्य में काम आएंगे, और अगर उसको ऐसा एहसास होता है कि ये चीज उसके भविष्य में काम आने वाली नहीं है, तब वो उन चीजों को नहीं सीखता है। और
जो लास्ट है, एज एंड सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। लर्नर के जो एज एंड सोशल स्टेटस है, उस बात पर भी डिपेंड करता है कि शिक्षार्थी का उम्र कितना है और उसकी सामाजिक स्तर क्या है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अगर आप अपने दादी या नानी को आप कहेंगे कि दादी चलिए आप कविता रटिए, या हम आपको प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस बता रहे हैं, या दादी मैं कुछ और चीजें सीख करके स्कूल से आया हूँ आपको बता रहा हूँ, तो दादी सीधे मना कर देंगी, बेटा अब हमारे सीखने का उम्र नहीं है, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा। क्योंकि सीखने की जो अवस्था होती है वो देखो बाल्यावस्था से लेकर के आपको ज्यादा से ज्यादा युवा अवस्था का तक आप सीख लेते हो। मतलब जो बेस्ट लर्निंग होती है वह बचपन में होती है, और उसके बाद किशोरावस्था में होती है, उसके बाद युवावस्था में होती है, और बाद में जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है उसके सीखने की जो क्रिया है वह कम हो जाती है और वह खुद भी उदासीन रहने लगता है। जबकि आप जानते हो कि सीखने की जो क्रिया है जीवन पर्यंत चलते रहती है। हाँ, ये बात है कि व्यक्ति क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ जो हम आप विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां आप देख रहे हैं, तो वो संस्कृतियां जो है वो कभी भी व्यक्ति सीख लेता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रौढ़ावस्था में भी काफी चीज सीख लेते हैं, उनमें नई बातों को सीखने के प्रति इच्छा होती है, और वे लोग जल्दी से नवीन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ लोग समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी नई नई बातों को सीखते हैं, जिससे कि उन्हें लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है कि देखो उन्होंने प्रौढ़ावस्था में इन चीजों को सीखा है, और ये सीखने की क्रिया जो है वृद्धावस्था में मंद हो जाती है। थैंक यू। आज मैंने आपको अधिगम के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।